Example number 4. A 100 kg man slides down a rope. The rope can at the most withstand a tension of 50 kg weight. How great should his acceleration be so that he reaches the ground in longest possible time? एक 100 kg का आदमी है, वो क्या करता है, रोप के थ्रू नीचे स्लाइड करता है, और वो रोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना तनाव यानी कितनी टेंशन ले सकती है, 50 kg वेट का ही। तो हमें क्या निकालना है कि उस आदमी का एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए सो दैट ही रीचेज द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय में ग्राउंड तक पहुंच सके। तो मान लेते हैं कि टी क्या ले लेते हैं, उस रोप जिस रोप के थ्रू वो आदमी क्या करता है, नीचे पहुंचना चाहता है, उसके अंदर टी टेंशन ले लेते हैं। और वो टी टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 50 kg वेट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और मान लेते हैं कि जो मैन है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सेलरेशन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। करते हैं ये। मास ऑफ मैन, m की वैल्यू दे रखी है 100 kg। तो वेट कितना हो जाएगा उसका, वेट ऑफ मैन mg, m है 100 और g एक बार हम ऐसा कर पढ़ा रहने देते हैं 100g। अब वो एक रस्सी के थ्रू नीचे आ रहे हैं, मीन वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट कर रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स या फिर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स या नेट फोर्स जो लग रहा है उस आदमी के ऊपर वो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ मोशन है तो वो होता है वेट माइनस mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती थी, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता था, ये रस्सी है, इस रस्सी के थ्रू क्या हो रहा है, 100 kg का जो आदमी है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं। किस, तो इसका हमने क्या कहते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो वेट हो गया, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो किस फॉर्म में लगेगा, टेंशन की फॉर्म में लगेगा ना, क्योंकि ये जो रस्सी है उसमें जो टेंशन है वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंशन के बराबर। एक इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस टी। एक्सेलरेशन को हमने f से डिनोट किया है, mg माइनस टी। टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, mg माइनस mf, m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा g माइनस f। m की वैल्यू थी 100 kg, g माइनस f, तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो कितनी हो सकती है, 50 kg वेट हो सकती है। मीन टी है, उस टेंशन की वैल्यू या तो 50 हो गया, 50 से कम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बट टी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 100 g माइनस एफ लेस देन इक्वल टू 50, g माइनस एफ लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ आ जाएगा, इसमें ये स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें हमारे पास टेंशन यानी कि फोर्स है वो किस फॉर्म में दे रखा था, केजी वेट में दे रखा था। केजी वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो सारा सिस्टम है वो क्या चल रहा है, एमकेएस यानी कि एसआई सिस्टम में चल रहा है। तो केजी वेट को भी हम क्या करेंगे, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आ जाएगा ये जी माइनस एफ इज इक्वल टू 50g को 100 से डिवाइड करेंगे तो g/2 आएगा लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगी माइनस एफ लेस देन इक्वल टू g/2 माइनस जी, जो कि आएगा
माइनस एफ लेस देन इक्वल टू माइनस g/2। अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा और एफ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू g/2। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ, यानी कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए g/2। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/2 यानी कि 9.8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ गई इसमें।